Hello. Good evening, friends. So, in last session, we have started with the controlled drug delivery systems in a pharmaceutic section, right? तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था व्हाट आर द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, एक्चुअली कन्वेंशनल सिस्टम्स क्या होते हैं, उसके बाद में नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स क्या होता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था इनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, राइट। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था जो रीजंस होते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के, वो रीजंस कौन से रीजंस होते हैं उनके बारे में बात किया था। और कुछ जो टर्मिनोलॉजीज होती है, इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसमें पहली जो टर्मिनोलॉजी आती है वो कहलाते हैं डिलेड रिलीज, दूसरा होता है वो सस्टेन्ड रिलीज, एंड तीसरा था हमारा कंट्रोल्ड रिलीज एज वेल एज ऑर्गन टारगेटेड रिलीज या फिर जो सेल और रिसेप्टर स्पेसिफिक रिलीज, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर जो ड्रग का यूटिलाइजेशन होता है उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। देन वी हैव गॉन थ्रू द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फिर हम लोगों ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओवरव्यू वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रेट कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने बात की थी सबसे पहला जो होता है वो कहलाता है रेट प्री प्रोग्राम सिस्टम्स, दूसरा होता है एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड सिस्टम, तीसरा था हमारा फीडबैक रेगुलेटेड सिस्टम, एंड फोर्थ वन वाज द साइट टारगेटिंग सिस्टम, राइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द, इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाट इज द रैशनल ऑफ द ड्रग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो हम लोग जब भी बात करेंगे रैशनली की, तो उसमें रैशनली मतलब क्यों जरूरी होता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो उसके बारे में हम लोग साइंटिफिक जो रीजनिंग होती है रैशनल होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, एक्चुअली में उसमें तीन चीजें होती है। एक जो चीज होती है ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वो हमेशा ही इफिकेसी मतलब वो इफिशिएंट होना चाहिए। दैट मीन्स वो ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से ड्रग प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल होके ड्रग का जो थेरापेटिक एक्शन होती है वो आनी चाहिए। दूसरी चीज होती है जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, वो कहलाती है सेफ्टी। दैट मीन्स इट शुड नॉट बी प्रेसिपिटेटिंग द टॉक्सिक रिएक्शंस और टॉक्सिक इफेक्ट। और जो तीसरी चीज होती है वो कहलाता है पेशेंट कंप्लायंस। तो पेशेंट कंप्लायंस का सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है कि जो भी हमारे ड्रग्स होते हैं वो पेशेंट को के लिए वो इजी एडमिनिस्ट्रेबल हो, मतलब पेशेंट जो होता है वो ठीक होके रहे उस डोज के रेजिमेन को, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पेशेंट कंप्लायंस। ओके, सो नाउ वी विल गो फॉर द मेन थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रीजनिंग क्या होता है और रैशनली क्या होती है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स की। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की, तो जो हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वो करता क्या है और उससे क्या करना चाहिए। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है इट शुड बी अल्टरिंग द, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होता है फार्माको डायनामिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स व्हाट हैपन विद द ड्रग और व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, एंड फार्माकोडायनेमिक्स मीन्स ड्रग के जो इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर हम लोगों को अल्टर करना है किसी भी ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक्स या फिर उससे होने वाले इफेक्ट दिस आर द फार्माकोडायनेमिक्स, तो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा नए वाले नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, जो कि फिलहाल में हमारे कन्वेंशनल में जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते हैं, या फिर हम लोगों को मॉडिफाई करना होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या फिर फिजियोलॉजिकल जो रूट के पैरामीटर्स होते हैं, इन चीजों को मॉडिफाई करना पड़ता है, राइट। सेकंड जो होता था हमारा सेफ्टी, दैट इंक्लूड्स द इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड इम्प्रूविंग द एफिकेसी। ओके, वो हम लोगों को अचीव करने के लिए इसेंशियल चीज होती है कि हम लोगों को बेटर कंट्रोल चाहिए है फॉर द प्लाज्मा ड्रग लेवल्स की। और जो दूसरी चीज होती है, अगर हम लोग सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो जो डोज की फ्रीक्वेंसी होती है वो डोज की फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव रहता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने के पहले
दैट इज इनहेंसिंग द पेशेंट कंप्लायंस। अगर आप लोग खुद है तो आप लोग क्या चाहते हैं कि दिन में 3 से 4 बार दवाई लेना चाहेंगे, या फिर दिन में एक अगर टैबलेट दिया तो आपका कंप्लायंस ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑफ कोर्स अगर मैं मेरी खुद की बात करूँगा तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो एक ही जो डोज़ होता है, एक ही डोज़ हमें सफिशिएंट लगना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को ज़रूरी होता है लेस फ्रीक्वेंट डोज़िंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो पेशेंट का एडहेरेंस रहता है पर्टिकुलर थेरेपी के लिए, वो एक्चुअली में इंक्रीज़ होके रहता है, राइट? मतलब हमारे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाने के पीछे ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब यह अगर हम लोग बात करते हैं हमारे कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स में, कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स जिसमें आते हैं हमारे टैबलेट रहते हैं, कैप्सूल रहते हैं और सस्पेंशन, इमल्शन से लेके सारी चीज़ें जो होती है, उसमें वो ऐसी कौन-सी चीज़ें होती है जिनको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एडजस्टेबल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमारी एडजस्टेबल हो सकती है कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म में। एक जो होता है वो कहलाता है डोज़, ओके? और दूसरा जो होता है वो कहलाता है डोजिंग इंटरवल। ओके, तो 2 चीज़ें हैं, एक तो हो गया है डोज़ और दूसरा होता है डोजिंग इंटरवल। Dosing interval actually denoted by symbol, this symbol is called as a tau। ओके, अब ये जो डोज और डोजिंग इंटरवल होता है, उसको हम लोग बदल सकते हैं ये कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स में। तो जब हम लोग बात करते हैं डोज और डोजिंग इंटरवल की, तो डोज और जो डोजिंग इंटरवल होता है, डोज मतलब कितना क्वांटिटी देना है, और डोजिंग इंटरवल का मीनिंग होता है कब कब देना होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज आवर डोजिंग इंटरवल। ओके, तो ये जो दोनों चीजें हैं वो अफेक्ट करती है, तो सबसे पहले तो अफेक्ट करता है वो कहलाता है थेरापेटिक विंडो। तो आप लोगों को पता होगा जब भी हम लोग कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हमारा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होता है, सबसे इनिशियली प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होता है एट द टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, वो टी मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे जीरो होता है, फिर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये बढ़ते जाता है प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे रहता है पीक वैल्यू, और उसके बाद में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होते जाता है। ओके, लेकिन जैसे ही हम लोग ड्रग लेते हैं वैसे ही इफेक्ट आना चालू नहीं होता। ड्रग का इफेक्ट आने के लिए पहले उसने एक स्पेसिफिक जो प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो अचीव करना चाहिए, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन फॉर एनी टाइप ऑफ डिजायर्ड रिस्पॉन्स और डिजायर इफेक्ट। मतलब इसके ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेशन गया तभी जाके उस ड्रग का एक्शन आएगा। ओके, लेकिन और एक लेवल होती है, ये वाली लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन जाता है तब यहाँ पे इसको बोला जाता है मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन। दैट मीन्स इसके ऊपर अगर प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन गया ड्रग का, तो अब ड्रग जो होते हैं वो टॉक्सिक इफेक्ट देना चालू कर देते हैं। तो इस चीज को, ये जो दो चीजों के बीच में का डिफरेंस होता है मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, इन बीच इसके बीच में जो होता है वो कहलाता है थेरापेटिक विंडो। ओके, तो थेरापेटिक विंडो मतलब एक्चुअली ये होती है रेंज, और कौन सी चीज की रेंज है ये? इट इज द रेंज ऑफ इफेक्ट ऑफ range of effective concentration। तो दिस इज बेसिकली द रेंज ऑफ इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन की रेंज होती है, इसी को बोला जाता है थेरापेटिक विंडो। दूसरी चीज होती है जिसमें जो डोज एंड डोजिंग इंटरवल होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, वो कहलाता है थेरापेटिक इंडेक्स। सो थेरापेटिक विंडो इज डिफरेंट एंड थेरापेटिक इंडेक्स इज डिफरेंट। तो ये जो थेरापेटिक इंडेक्स होता है वो एक्चुअली में हमारा होता है रेशो, और ये जो रेशो होता है वो दो चीजों का रेशो होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज थेरापेटिक इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ LD 50 डिवाइडेड बाय TD 50। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि थेरापेटिक डोज, या फिर अगर मैंने यहाँ पे डाल के रखे वाला है तो ED 50। ओके, सो ये वाला होता है हमारा थेरापेटिक इंडेक्स, राइट? सो ये जो थेरापेटिक इंडेक्स है, अब इसके बारे में देखते हैं वो क्या होता है। LD 50 का मतलब होता है दिस इज द लिथल डोज। ओके,
ALD स्टैंड्स फॉर द लिथल डोज, और कहीं कहीं पे आप लोगों को ये टॉक्सिक डोज भी बोला जाएगा। ओके, तो ये जो लिथल डोज 50 का मतलब क्या होता है, वो ये डोज होता है जहाँ पे जो 50% ऑफ पॉपुलेशन होती है, मतलब जितने पॉपुलेशन को हम लोगों ने वो ड्रग दिया, उसमें से जो 50% पॉपुलेशन होती है उनकी इस डोज पे डेथ हो जाती है, उसको बोला जाता है लिथल डोज। ओके, और ये जो ईडी मतलब होता है, इट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव डोज। दिस इज द इफेक्टिव डोज। इफेक्टिव डोज मीन्स वो यहाँ पे ED50 का मतलब ये होता है, ये वो डोज होता है जिस पे मिनिमम जो हमारे 50% पॉपुलेशन होता है उसमें जो थेरापेटिक इफेक्ट आते हैं वो आना चालू होता है, और इसका रेशो जो होता है वो कहलाता है हमारा थेरापेटिक इंडेक्स। और अगर हम लोग थेरापेटिक इंडेक्स का दूसरा अगर फॉर्मूला देखना चाहेंगे, तो थेरापेटिक इंडेक्स इज डिपेंडिंग अपॉन द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी होता है। उसको हम लोग बोलते हैं सी मैक्स। दिस इज सी मैक्स डिवाइडेड बाय सी मिनिमम। ये कॉन्सेंट्रेट, ये जो रेशो होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द थेरापेटिक इंडेक्स। मीन्स हम लोगों को जब भी बात करेंगे कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म की, तो इसके पास में दो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, और वो होते हैं, एक कहलाता है थेरापेटिक विंडो और दूसरा कहलाता है थेरापेटिक इंडेक्स, राइट। अब ये जो हमारे डोजिंग इंटरवल होता है, जैसे डोजिंग इंटरवल मतलब दिन में 3 बार, ओके, मतलब इतने इतने टाइम के बाद में हम लोगों को लेना है, या फिर ट्वाइस अ डे जिसको हम लोग बीडी बोलते हैं। ओके, तो बीडी मतलब कब लेना होता है कि दिन में 2 बार में 12 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली हम लोग वहां पे टाइम ड्यूरेशन रखते हैं। तो ये जो हमारा डोजिंग इंटरवल है और दूसरा कहलाता है थेरापेटिक इंडेक्स जो होता है, इनके बीच में रिलेशन होता है, और वो जो रिलेशन होता है वो दिया है जो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थीज एंड द बाइन। थीज एंड बाइन मॉडल ने बताया है हम लोगों को द रिलेशन बिटवीन द डोजिंग इंटरवल एंड द थेरापेटिक इंडेक्स। तो इन्होंने क्या बताया था, जो लीनियर एंड वन कंपार्टमेंट ड्रग्स होते हैं, जो हम लोगों ने बायोफार्मास्यूटिक्स में ऑलरेडी डिस्कस करके रखे वाला है, तो अब ये जो कोरिलेशन होता है वो एग्जिस्ट करता है डोजिंग इंटरवल, दैट इज द टाउ, एंड द थेरापेटिक्स इंडेक्स के बीच में वो रिलेशन होता है, और ये जो रिलेशन होता है, दिस इज द टाउ। ओके, तो टाउ मीन्स द डोजिंग इंटरवल, दिस इज लेस देन और इक्वल टू द, यहाँ पे रहता है हमारा टी हाफ। ओके, टी हाफ, एंड हियर इज द there is the natural log, we can say the, this is the natural log of C max upon the C minimum। C max and C minimum, इसका मीनिंग ही था हमारा थेरापेटिक इंडेक्स, एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय द नेचुरल लॉग ऑफ द टू। ओके, तो ये जो नेचुरल लॉग ऑफ टू होता है, एक्चुअली उसकी जो वैल्यू आती है अगर हम लोग निकालते हैं वो होता है 0.693। तो ये जो रिलेशन है वो रिलेशन हम लोगों को दिया है दो पर्सन ने, जिनको बोला जाता है थीव्स एंड द बैन मॉडल कहलाता है, इन्होंने दिया था। ओके, अब हम लोगों को अगर डोजिंग इंटरवल को इंक्रीज करना है, डोजिंग इंटरवल को इंक्रीज करने का मीनिंग क्या होता है कि दिन में अगर 3 बार ड्रग दी जा रही है, तो ड्रग सिर्फ 2 बार देने की जरूरत पड़े, या फिर एक ही बार ड्रग देने की जरूरत पड़े, ताकि हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होता है वो मेंटेन होके रहे, राइट। तो वो कहलाता है हमारा डोजिंग इंटरवल। तो दो डोज के बीच में का जो इंटरवल होता है वो कहलाता है डोजिंग इंटरवल। तो डोजिंग इंटरवल को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं दो तरीके से। पहला जो तरीका होता है कि हम लोगों को मॉडिफाई कर सकते हैं ड्रग के मॉलिक्यूल्स को, और हम लोग ड्रग के मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे कि इसका जो ड्रग का जो मॉलिक्यूल्स का जो रेट ऑफ एलिमिनेशन होता है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन डिक्रीज हो जाए। ओके, सो रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डिक्रीज, इस तरीके से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं ड्रग के मॉलिक्यूल्स को।
लेकिन ड्रग के मॉलिक्यूल को मॉडिफाई कर दिया तो फिर से क्लिनिकल ट्रायल्स और एडवर्स ड्रग रिएक्शन सारे के सारे स्टडीज फिर से हम लोगों को परफॉर्म करने पड़ते हैं। इसलिए फिर जो दूसरा तरीका होता है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रैशनल ऑफ द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो अगर हम लोग चाहते हैं डोजिंग इंटरवल इंक्रीज हो, तो हम लोग क्या चाहेंगे, एक तो ड्रग मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करें, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे फिर हमारे एनालिसिस आ जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, देन वी विल मॉडिफाई द डोसेज फॉर्म। अगर डोसेज फॉर्म में से जो रिलीज रेट होता है, अगर उसको हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया, तो एक पर्टिकुलर सपोज डोसेज फॉर्म है, फॉर एग्जांपल हम लोग टैबलेट लेते हैं, टैबलेट से ही अगर डोज का रिलीज ही अगर हम लोगों ने कंट्रोल किया या फिर मॉडिफाई कर दिया, तो हम लोग जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम लोग कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया, तब ड्रग जो होती है वो बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी और बॉडी में उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो मेंटेन होके रहेगा। एंड दिस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिनोटेड बाय द सिंबल के ए, इट इज द एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, एंड rate of elimination is denoted by symbol ke, it is the elimination rate constant। ओके, तो हम लोगों के पास में दो तरीके हैं मॉडिफाई करने के, मॉलिक्यूल मॉडिफाई करना या फिर डोसेज फॉर्म को इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, वही ड्रग जो होगी वो धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब हम लोग पहुंच रहे हैं हमारे जो कंट्रोल ड्रग रिलीज के तरफ जाके पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसमें चैलेंजेस होते हैं जो डोजिंग इंटरवल को एक्सटेंड करने के। तो पहला जो चैलेंज होता है वो कहलाता है हमारा फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट होता है। ओके, फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट वो होता है जिसमें हम लोग एक्चुअली में जो पहला होता है वो कहलाता है लिमिटेड, जो रेसिडेंट टाइम होता है वो लिमिटेड होता है एट द एब्जॉर्प्शन साइट। मतलब अगर कोई ड्रग स्टमक में एब्जॉर्ब होने वाली है, तो स्टमक में वो कंप्लीट 4-5 घंटे के लिए नहीं रुकती कोई भी ड्रग, तो बाद में उसके बाद में वो इंस्टेंट इंटेस्टाइन में चली जाती है बिकॉज ऑफ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके वजह से ये जो कहलाता है लिमिटेड रेसिडेंट टाइम, वो एक फिजियोलॉजिकल कंस्टेंट हो गया। दूसरा जो कंस्टेंट होता है वो होते हैं एब्जॉर्प्शन इश्यूज। एब्जॉर्प्शन इश्यूज में अगर हम लोग देखते हैं कि अगर स्लो एब्जॉर्प्शन हुआ, कोई भी ड्रग है उस ड्रग का अगर एब्जॉर्प्शन स्लो है, तब वो जो अनएब्जॉर्ब ड्रग होती है वो चली जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन के पास में। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर ड्रग जाती है, तब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो वेरिएबल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने तो बनाया था स्टमक में एब्जॉर्ब होने के लिए। तो यहाँ पे वेरिएबल एब्जॉर्प्शन हो गया और बैक्टीरिया की वजह से भी जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका भी डिग्रेडेशन हो जाता है। तो वो हो गया है सेकंड चैलेंज इन द एक्सटेंडिंग द डोजिंग इंटरवल। ओके, तीसरा जो होता है वो होता है हाफ लाइफ एंड द थेरेपेटिक इंडेक्स के कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो जो जो ड्रग्स होता है जिनका टी टी हाफ लेस देन 6 आवर होता है और थेरेपेटिक इंडेक्स जो होता है वो लेस देन 3 होता है, वो उनको, अब देखो, जिनका कोई ड्रग है उसका टी हाफ ही 6 घंटे के से इक्वल टू और लेस देन 6 आवर्स है, मतलब हम लोगों को वो मिनिमम जो ड्रग देनी पड़ेगी एट एवरी 12 आवर्स में ये ड्रग देनी पड़ती है। तो ये हो गए हमारे कुछ चैलेंजेस जिससे हम लोग एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं डोजिंग इंटरवल को। ओके, तो ये हो गया है हमारा रैशनल है, ताकि हम लोग क्यों बना पाएंगे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो हम लोगों ने क्या जाना कि मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करने से बेटर है हम लोग मॉडिफाई करेंगे डोसेज फॉर्म के रिलीज रेट को। लेकिन साथ में ये भी याद रखना है, हम हमारे पास में फिजियोलॉजिकल कंस्टेंट भी होते हैं, एब्जॉर्प्शन इश्यूज भी होता है और हाफ लाइफ और थेरापेटिक इंडेक्स के भी कंस्टेंट्स होते हैं, राइट। तो ये तीनों भी चीजें हम लोग याद रखेंगे, फिर हम लोग डेवलप करना चालू करेंगे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। इसी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, राइट। तो हम लोग इसमें जो थेरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला होता है
कि रेट कंसिडरेशन क्या होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है लोकलाइजेशन कंसिडरेशन। तो हमारे लिए फिलहाल में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेट कंसिडरेशन। दैट मीन्स वी हैव टू मॉडिफाई द रिलीज ऑफ द रेट ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द डोसेज फॉर्म। तो उस वो देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं हमारे कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स के बारे में। अगर हम लोग टैबलेट लेते हैं, सस्पेंशन लेते हैं, या फिर कोई भी ड्रग का सॉल्यूशन लेते हैं, तब कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्विकली हो जाता है। लेकिन वो एब्जॉर्प्शन क्विकली होने की वजह से यहाँ पे ये जो कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म होते हैं उसके लिए जो रेट लिमिटिंग स्टेप होती है, वो रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो होती है हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन इटसेल्फ। ओके, सो हियर रेट लिमिटिंग स्टेप इज द ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज रेट लिमिटिंग स्टेप इन द कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म। लेकिन अगर फिर हम लोग का हमारा कंट्रोल रिलीज अगर सिस्टम बनाएंगे, तब रिलीज जो होता है वो स्लो हो जाता है। तो इसमें फिर जो रेट लिमिटिंग जो स्टेप रहेगी वो रहेगी रेट ऑफ रिलीज, राइट, रेट ऑफ रिलीज। तो सिंपल लैंग्वेज में जो रेट लिमिटिंग स्टेप होती है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप मतलब कोई भी चीजें हो रही है तो उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें से सबसे जो ज्यादा टाइम लेने वाली स्टेप जो स्टेप होती है उस चीज को हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। तो कन्वेंशनल जो डोसेज फॉर्म होता है उसमें रेट लिमिटिंग स्टेप होती है ड्रग एब्जॉर्प्शन, और जो कंट्रोल रिलीज सिस्टम्स होते हैं उनमें रेट लिमिटिंग स्टेप जो स्टेप होती है वो होती है रेट ऑफ रिलीज। ओके, अब हम लोग देखते हैं हमारा जो ड्रग का परसिस्टेंस होता है, मतलब किस तरीके से जो ड्रग है वो अब वहाँ पे रहने वाली है, वो गवर्न होता है तीन चीजों से। एक तो होता है इलिमिनेशन काइनेटिक्स। इलिमिनेशन काइनेटिक्स का मीनिंग होता है जो कि मतलब हमारी बॉडी है वो ड्रग को कितने फास्ट इलिमिनेट कर देती है हमारे बॉडी से, उसके लिए हमारे पास में एक कांस्टेंट होता है वो कहलाता है इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। दूसरी जो चीज होती है विच डिफाइंस द परसिस्टेंस ऑफ द ड्रग वो कहलाता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कितने वॉल्यूम में जो ड्रग होती है वो जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और जो तीसरा होता है वो कहलाता है मीन रेसिडेंट टाइम। एक्चुअली में जो मीन रेसिडेंट टाइम होता है वो एवरेज टाइम रहता है जिसमें जो ड्रग के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिसाइड करते हैं बॉडी में। उस चीज को बोला जाता है मीन रेसिडेंट टाइम। So what is mean resident time? It is average time that drug molecules reside in the body, that will be called as mean resident time. Okay, अगर हम लोग उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, so it is the total resident time for the all molecules of drug in the body divided by total number of the drug molecules. Okay, अब ये जो मीन रेसिडेंट टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। यहाँ पे ड्रग बॉडी में ज्यादा कब रहेगी, अगर हम लोग इलिमिनेशन के बारे में बात करेंगे तो इलिमिनेशन अगर ज्यादा रहा तो मीन रेसिडेंट टाइम कम हो जाएगा। अगर इलिमिनेशन कम रहा तो मीन रेसिडेंट टाइम है वो ज्यादा रहेगा। मीन्स वी सिंपली देयर इज द इनवर्स और इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप विद ऑफ द मीन रेसिडेंट टाइम। so mean resident time is inversely proportional to the rate of elimination or the elimination rate constant, right? तो ये वाले हमारे तीन पैरामीटर्स हैं। तो अब यही चीज जो मीन रेसिडेंट टाइम जो हम लोगों ने बात की वाली है नॉर्मली, अब तो वो चीज जो हमारी कंट्रोल जो रिलीज होता है उसमें किस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को रिलेट करने का रहा मीन रेसिडेंट टाइम टू द कंट्रोल रिलीज मॉडल में, तो हम लोगों को उसमें और एक स्टेप ऐड करनी पड़ेगी, और वो स्टेप होती है एब्जॉर्प्शन फेज। तो अगर हम लोग इंट्रावेनस के से लेकर इंट्रावेनस अगर डोसेज फॉर्म के साथ में कंपेयर करते हैं आईवी रूट में, तो आईवी रूट में एक्चुअली में जो एब्जॉर्प्शन फेज होता है वो एब्सेंट होता है। तो एब्जॉर्प्शन जो फेज होता है वो एक्चुअली में प्रेजेंट रहता है इन द ओरल रूट। ओरल रूट में एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज द के ए। so this is with the now we are going to relate this। so मीन रेसिडेंट टाइम को रिलेट करने के लिए बॉडी में वी हैव टू
at the absorption phase in the controlled release. Okay, अगर हम लोग ताजिम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। दैट मीन्स अब यहाँ पे अगर फर्स्ट हम लोगों ने पहले बोला, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डिग्री ऑब्जॉर्प्शन और फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन को अगर हम लोगों ने कंसिडर किया, तो ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बॉडी में आफ्टर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन वो बाय एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। इसको एक्चुअल में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करके रखा है इन द बायोफार्मास्यूटिक्स सेक्शन। फिर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो बाय एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। बाय एक्सपोनेंशियल का इक्वेशन क्या है? उसमें दो एक्सपोनेंशियल रहेंगे, एक रहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन और दूसरा एक्सपोनेंशियल रहता है दैट इज फॉर द एलिमिनेशन। सो बेसिकली ये जो फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन को अगर हम लोगों ने कंसिडर किया, तो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में जो होता है वो डिपेंडेंट रहता है दो एक्सपोनेंशियल्स पे। एक कहलाता है हमारा इलिमिनेशन और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब। तो पहले तो देखना पड़ेगा कितना ड्रग बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है, तभी जाके वो प्रेजेंट रहेगा हमारे ब्लड में। ओके, और दूसरा डिपेंडेंट रहता है द डिफरेंस बिटवीन द, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होता है और एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट होता है। अगर इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ज्यादा रहा एब्जॉर्प्शन से, मतलब एब्जॉर्ब कम हो रहा है और इलिमिनेशन ज्यादा रहा, तो बॉडी में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहा और इलिमिनेशन कम रहा, तो बॉडी में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। So therefore there is the equation which gives us CB is equal to, this is the constant, proportionality constant. It is depending upon the fraction of the drug absorbed as well as exponential form of the minus KET minus exponential form of the minus KAT। ये हमारा इक्वेशन होता है जो बताता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द ब्लड, राइट। अब हम लोग देखेंगे ये जो एमआरटी होता है दैट इज मीन रेसिडेंट टाइम। ओके, और दो जो हमारा एब्जॉर्प्शन है इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे मीन रेसिडेंट टाइम, ओके, दैट इज द, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है ना, मीन, जो मीन रेसिडेंट टाइम मतलब एवरेज टाइम जिसके लिए सारी जो ड्रग्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉडी में अवेलेबल रहते हैं। तो टोटल मीन रेसिडेंट टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे पहला आ गया मीन रेसिडेंट टाइम ऑफ द इंट्रावेनस प्लस ये जो 1 अपॉन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द के ए। ओके, तो 1 अपॉन के, दिस इज द एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करते हैं और वो चीज ये है कि ये जो टोटल मीन रेसिडेंट टाइम होती है ये एक्सपेक्टेड रहता है इट शुड बी ग्रेटर देन द एमआरटी दैट इज मीन रेसिडेंट टाइम ऑफ द आईवी। ओके, और क्यों? क्योंकि इसमें लगे वाला है हमारा ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। लेकिन जब हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकली जब ऑब्जर्व करते हैं तब हम लोगों को दिखाई देता है कि ये जो मोस्टली जो कन्वेंशनल जो ड्रग्स होते हैं दे आर, इनके लिए जो मीन रेसिडेंट टाइम, जो टोटल मीन रेसिडेंट टाइम होता है वो दोनों का भी मिला के जो लगभग सेम ही होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो ड्यूरेशन इफेक्ट होता है वो डिपेंड होता है ड्रग के एलिमिनेशन काइनेटिक्स पे, ना कि एब्जॉर्प्शन काइनेटिक्स पे। ओके, हम लोग ये बात किसकी कर रहे हैं? कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म की। तो कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म में जो हमारा मीन रेसिडेंट टाइम अगर ज्यादा रहा तो अब ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट भी, मतलब इफेक्ट का जो टाइमिंग है वो भी ज्यादा रहेगा। तो ये जो मीन रेसिडेंट टाइम है वो एक्चुअली में एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडिंग अपॉन दिस इक्वेशन इट विल बी ओनली एंड ओनली डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और उसी को बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन काइनेटिक्स। ओके, अब ये तो था हमारा कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स के लिए। लेकिन अगर यही मीन रेसिडेंट टाइम, टोटल मीन रेसिडेंट टाइम अगर हम लोग कंसिडर करेंगे सस्टेन रिलीज फॉर्म में, तो सस्टेन रिलीज फॉर्म में जो वैल्यू होती है एब्जॉर्प्शन जो रेट कांस्टेंट होता है वो हम लोग इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करते हैं मतलब क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे ड्रग का जो रिलीज होता है वो हो रहा है, जिसके वजह से
एब्जॉर्प्शन भी होता है वो भी अब वो उसका भी जो कांस्टेंट होता है, ऐसा नहीं होता कि सडनली इंक्रीज हो गया बाद में डिक्रीज हो गया, इट विल बिकम द कांस्टेंट। ओके, तो बाय इंक्रीजिंग मतलब अगर हम लोग सस्टेन रिलीज के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास में दो चीजें आती है। ओके, तो हम लोग अगर एमआरटी इंक्रीज करना है सस्टेन रिलीज में, तो हम लोग क्या करेंगे? पहली चीज, पहले में हम लोग जो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट होता है उसको इंक्रीज करते हैं। ओके, हाँ, तो और साथ में जो इलिमिनेशन जो रेट कांस्टेंट होता है, ओके, उसको बोला जाता है रेट ऑफ रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द डोसेज फॉर्म। ओके, सॉरी, इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट नहीं है, इट इज द रेट ऑफ रिलीज ऑफ जो ड्रग होता है फ्रॉम द डोसेज फॉर्म, उसको अगर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, देखो दो चीजें कर सकते हैं। पहला, ये पहली चीज क्या कर रहे हैं हम लोग, जो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट होता है ड्रग का उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, और दूसरे में जो रेट ऑफ रिलीज हुआ है ड्रग का डोसेज फॉर्म से उसको अगर हम लोग डिक्रीज कर देंगे, देन हाउ दिस विल साइमल्टेनियसली रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द मीन टोटल मीन रेसिडेंट टाइम। ओके, तो उसके लिए फिर हमारे पास में कुछ चीजें आती है, जैसे टाइम का कोर्स और कंट्रोल्ड इनपुट। ओके, तो कितना टाइम और कंट्रोल्ड इनपुट इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है वो देखेंगे। तो अज्यूमिंग दैट टाइम कोर्स ऑफ ड्रग बॉय इन बॉडी पैरेलल्स द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है, जो टाइम कोर्स है वो ड्रग का दैट इज इक्वल टू द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे जितने टाइम के लिए ड्रग जो है वो बॉडी में रहेगा उतने टाइम के लिए वो रिस्पॉन्स दे रहा है, ये अगर हम लोग अज्यूम करके रखते हैं, तो उसके लिए बॉडी में जो ड्रग का लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग अगर हमारे पास में एक ही तरीका बच जाएगा, और वो तरीका कौन सा होता है, इतना ड्रग बॉडी में इनपुट देना है जितना बॉडी से वो इलिमिनेट होते जा रहा है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तब बॉडी में जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कॉन्सेंट्रेशन स्टेबल होके रहेगा। ओके, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ इंट्रावेनस ड्रिप से, मतलब आईवी से। बॉडी से जितना निकलते जा रहा है इलिमिनेट हो रहा है उतना हम लोग बॉडी में इनपुट देते जाएंगे। ओके, इसलिए ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए हम लोगों को दूसरा अप्रोच चाहिए जिसको हम लोग बोलेंगे मोर रियलिस्टिक अप्रोच। और जो मोर रियलिस्टिक अप्रोच होता है वो अप्रोच ये होता है कि हम लोगों को बनाना हो पड़ेगा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओके, तो ये जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है जिसमें जो ड्रग के लेवल्स होते हैं, वी कैन से द ड्रग लेवल। तो इन दिस ड्रग जो लेवल्स होते हैं बेसिकली देज आर डिपेंड्स ऑन द टू थिंग्स, एक कहलाता है हमारा डोज और दूसरा कहलाता है वो कहलाते हैं डोजिंग इंटरवल्स, राइट। तो दिस डोज डोज तो पता है अमाउंट ऑफ ड्रग, एंड डोजिंग इंटरवल दैट इज टाइम बिटवीन द two doses which is denoted by the symbol tau। तो इन्फ्लुएंस क्या होता है डोजिंग इंटरवल का, वो हम लोग अगर देखना चाहेंगे तो जो डोजिंग इंटरवल होता है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम ड्रग ब्लड लेवल दैट इज द थेरापेटिक इंडेक्स को ये इन्फ्लुएंस करता है। तो इट इन्फ्लुएंस द रेशियो, मतलब क्या हो गया हमारा थेरापेटिक इंडेक्स, और साथ में जो डोजिंग इंटरवल है वो इन्फ्लुएंस करता है ड्रग लेवल के फ्लक्चुएशंस को इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में, राइट। तो ये हो गया है हमारा। अब जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था जो थेवे एंड द बाइन रिलेशनशिप थी, उन्होंने क्या बताया था, ये जो डोजिंग इंटरवल है ये डोजिंग इंटरवल डिपेंडेंट होता है एक्चुअली में द दिस इज द रेशियो दैट इज सी मैक्स अपॉन टी मैक्स, सॉरी, सी मैक्स अपॉन सी मिनिमम दैट इज द थेरापेटिक इंडेक्स के ऊपर। ओके, अगर ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं और इस फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं कि जब सी मैक्स अपॉन सी मिनिमम दिस इज इक्वल टू 2, मतलब ये वाला पार्ट हो गया सी मैक्स अपॉन सी मिनिमम दिस विल इज इक्वल टू 2। ओके, तब क्या होगा, तो ये भी नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो जाएगा और ये भी नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट।
तो ये जो डोजिंग इंटरवल होता है that will be is equal to the elimination half life, that means at or when C max upon C minimum is equal to 2, तब यहाँ पे जो हमारा डोजिंग इंटरवल होता है दिस डोजिंग इंटरवल विल बिकम द इज इक्वल टू द टी हाफ। ओके, मतलब जो हमारा टी हाफ ऑफ द ड्रग होता है। ओके, इसलिए अगर हम लोग बात करते हैं जो लो वैल्यूज होते हैं, लो वैल्यूज ऑफ दिस रेशो, मतलब कौन सा हो गया है, सी मैक्स अपॉन सी मिनिमम की वैल्यू इफ इट इज लेस देन 2, या फिर हमारा जो डोज टी हाफ होता है। ओके, या फिर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, टी हाफ होगा इफ इट इज लेस देन आता है हमारा 12। ओके, सो टी हाफ इज लेस देन 12, तो हमारे पास में दो चीजें आ रही है, लो वैल्यूज ऑफ द सी मैक्स अपॉन टी मैक्स, पहला हो गया इट इज लेस देन 2, और दूसरा होता है टी हाफ इफ इट इज लेस देन 12। तो हम लोग यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं the use of the control release dosage form। ओके, तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे जो थेरापेटिक इंडेक्स होती है वो थेरापेटिक इंडेक्स कितना हो गया, लेस देन 2 आ गया, और जो टाइम पीरियड होता है ड्रग का जो टी हाफ होता है वो इफ इट इज लेस देन 12 हो गया, तो हमारा जो डोजिंग इंटरवल हो जाता है वो डोजिंग इंटरवल कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा, वी विल नीड द कंट्रोल रिलीज ऑफ द ड्रग, राइट। तो ये थी हमारी theory of the theory for the rate controlling। ओके, दूसरा जो हमारा कंसिडरेशन था वो दूसरा कंसिडरेशन था लोकलाइजेशन कंसिडरेशन। ओके, तो ये जो हमारे बात कर रहे हैं लोकलाइजेशन कंसिडरेशन की, जिसमें हम लोग सिलेक्टिव डिलीवरी करते हैं टू द रिसेप्टर या फिर एंजाइम्स या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स को। ओके, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैरियर्स, जैसे कि हमारे लाइपोसोम्स होते हैं या फिर माइक्रोस्फीयर्स होते हैं। लेकिन जो लोकलाइज जो हमारा कंसिडरेशंस होता है, लोकलाइज कंसिडरेशंस के लिए जो हमारे बॉडी में बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग, वो ड्रग कैरियर का कॉम्प्लेक्सेस को के बैरियर्स होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पहला जो बैरियर होता है वो बैरियर कहलाता है ब्लड बैरियर। तो ये जो ब्लड बैरियर होता है वो प्रोटेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। नॉर्मली हमारे कोई भी जो ड्रग्स होते हैं वो डायरेक्टली एंटर नहीं करते हैं ऐसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बिकॉज ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, या फिर ये जो ब्लड बैरियर्स होते हैं वो बैरियर जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को। ओके, दूसरा जो बैरियर होता है वो कहलाता है कैपिलरी एंडोथेलियम। ये जो कैपिलरी एंडोथेलियम होता है वो रेस्ट्रिक्ट करता है लार्ज पार्टिकल्स को वाया द ट्रांससाइटोसिस। ओके, तीसरा जो होता है वो कहलाता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ओके, ये जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है वो क्लियर करता है पार्टिकल्स को यूजिंग द फैगोसाइटिक सेल्स, और जो चौथा होता है वो कहलाता है सेलुलर बैरियर्स। ओके, तो सेलुलर जो बैरियर्स होते हैं वो जिसमें जो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो हिंडर करते हैं रिसेप्टर के बाइंडिंग को, या फिर जो इंटरनलाइजेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द ड्रग को हिंडर करते हैं। और फिर अगर हम लोगों को जो एक्चुअली जो अगर ड्रग का लोकलाइजेशन करना है, मतलब टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनानी है, तो अब जो सक्सेसफुल लोकलाइजेशन होता है वो डिपेंडेंट होता है तीन चीजों पे। पहली जो चीज होती है वो कहलाती है पार्टिकल साइज, दूसरा होता है हम लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा द प्रोसेस ऑफ द इंडोसाइटोसिस, और जो तीसरी चीज होती है वो कहलाते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर टारगेटिंग, या फिर जो कंट्रोल रिलीज जो काइनेटिक्स होता है उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। ओके, मतलब उसको कंट्रोल रिलीज का कंट्रोल करना पड़ता है, राइट। सो दीज आर द लोकलाइजेशन कंसिडरेशंस। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक कवर किया वाला है रैशनले ऑफ द control drug delivery systems and the theory of control drug delivery systems। ओके, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द
अप्रोचेस टू डिजाइन द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो हमारे पास में कौन से अप्रोचेस है? देखो, अप्रोचेस आर डिफरेंट। ओके, जैसे हम लोगों ने दो चीजें हैं, वहां पे दोनों चीजों को अलग अलग देखना पड़ेगा। हमारे पास में जो अप्रोचेस है, किस तरीके से हम लोग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाएंगे, वो अप्रोचेस हो गए। बनने के बाद में कौन से बनते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, मतलब इनलिस्ट करेंगे अप्रोचेस टू डिजाइन द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें सबसे पहला अप्रोच होता है ऐसा सिस्टम बनाना जो कि डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम हो। ओके, तो ये जो हमारा डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम होता है, इसमें दो टाइप आते हैं। जो पहली टाइप होती है वह कहलाता है रिजर्वायर रिजर इट इज कॉल्ड एज रिजर्वायर टाइप। और जो दूसरा होता है वो कहलाता है मैट्रिक्स टाइप ऑफ द सिस्टम। ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन द डिटेल। तो डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे पास में कौन से सिस्टम है? पहला है जिसमें हम लोग इस तरीके से कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम लोग डिफ्यूजन को कंट्रोल करेंगे। उसके लिए हमारे पास में आते हैं रिजर्वायर टाइप, और दूसरा होता है वो होता है मैट्रिक्स टाइप। ओके, दूसरा जो होता है वो कहलाता है डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स, राइट? तो जो डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, इनमें हम लोग ऐसे सिस्टम के थ्रू कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम लोग कंट्रोल करेंगे डिसोल्यूशन को। और डिसोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में दो तरीके होते हैं। एक जो तरीका होता है वो कहलाता है इन कैप्सुलेशन। ओके, तो एक हो गया है इनकैप्सुलेशन, और जो दूसरा तरीका होता है वो सेकंड तरीका रहेगा, वो भी हमारा जो तरीका रहेगा वो भी वो होता है मैट्रिक्स सिस्टम। ओके, तो मैट्रिक्स सिस्टम, राइट? तो हमारे पास में दो तरीके आने वाले हैं। तो पहला डिसोल्यूशन कंट्रोल के लिए वो होता है इनकैप्सुलेशन, और जो दूसरा होता है वो होता है मैट्रिक्स सिस्टम। फिर जो तीसरा अप्रोच रहता है फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वो तीसरा अप्रोच होता है डिसोल्यूशन प्लस डिफ्यूजन कंट्रोल। मतलब इन दोनों का भी मिक्स करके हम लोग सिस्टम बनाएंगे जिसमें डिसोल्यूशन कंट्रोल भी हो रहेगा और डिफ्यूजन कंट्रोल भी रहता रहेगा। फिर जो फोर्थ वाला सिस्टम आता है, इसमें इसमें हम लोग यूज करते हैं वाटर पेनिट्रेशन कंट्रोल सिस्टम। ओके, अब ये जो वाटर पेनिट्रेशन कंट्रोल सिस्टम होता है, उसमें हम लोग दो चीजों का यूज करते हैं। एक जो कंट्रोल होता है वो होता है बाय स्वेलिंग कंट्रोल। तो पहला हो जाएगा, दिस इज द स्वेलिंग कंट्रोल। तो हम लोग यहाँ पे स्वेलिंग को कंट्रोल करेंगे। और जो सेकंड वाला वाटर पेनिट्रेशन कंट्रोल सिस्टम होता है वो होता है ऑस्मोटिकली कंट्रोल। तो ऑस्मोटिकली, तो इसको हम लोग बोले ऑस्मोटिकली कंट्रोल्ड, राइट? तो इस तरीके से हमारे पास में फोर्थ वाला मेथड आ गया। और जो लास्ट वाला अप्रोच होता है, अप्रोच टू डिजाइन डिजाइन द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, और स्ट्रेटेजीज टू डिजाइन द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दैट इज वो होता है मेथड्स यूजिंग द आयन एक्सचेंज। इसी को सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड्स, राइट? तो हम लोग अभी जो स्ट्रेटेजीज है, इतने सारे जो स्ट्रेटेजीज है, जिसमें पहली स्ट्रेटेजी होती है डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम की। तो दीज आर द अप्रोचेस फॉर द ये कहलाते हैं अप्रोचेस टू डिजाइन द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजीज स्ट्रेटेजीज टू डिजाइन द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो पहली स्ट्रेटेजी या फिर पहला अप्रोच हो ये होता है कि हम लोग डिफ्यूजन को कंट्रोल करेंगे। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिजर्वायर टाइप सिस्टम और द मैट्रिक्स टाइप सिस्टम। जो दूसरा होता है वो कहलाता है डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हम लोग इनकैप्सुलेशन करते हैं या फिर मैट्रिक्स सिस्टम को यूज करते हैं। तीसरा जो अप्रोच है उसमें हम लोग डिफ्यूजन और डिसोल्यूशन दोनों को यूज करेंगे, एंड इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्लस डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। जो फोर्थ होता है
approach of the preparation of or designing of the controlled drug delivery system, that is the वाटर पेनिट्रेशन कंट्रोल सिस्टम। इसमें हम लोग दो यूज करते हैं, एक कहलाता है स्वेलिंग कंट्रोल और दूसरा होता है ऑस्मोटिकली कंट्रोल। और लास्ट में जो अप्रोच यूज किया जाता है बाय यूजिंग द आयन एक्सचेंज मेथड से हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट सेशन, अभी थोड़ा सा बारिश की वजह से प्रॉब्लम चालू है, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द all the approaches for the development or the design of the controlled drug delivery system। फिर अप्रोचेस के बाद में हम लोग बना चुके होंगे हमारा जो ये रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ये अप्रोचेस हो गए हम लोगों ने जिससे बनाया बनाया वाला है, तो जिसमें आता है डिफ्यूजन कंट्रोल, डिसोल्यूशन कंट्रोल। ओके, तो उसके बाद में फिर हम लोग जाएंगे कि हमारे बनाने के बाद में अप्रोचेस से बनने के बाद में कौन से टाइप के कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बने वाले हैं, उनको हम लोग एग्जांपल्स के साथ में ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें आएगा रेट प्री प्रोग्राम सिस्टम, दूसरा रहेगा एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड सिस्टम, तीसरा रहेगा फीडबैक रेगुलेटेड सिस्टम और चौथा रहेगा साइट डायरेक्टेड सिस्टम। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। ओके, आज का थोड़ा शॉर्ट लेक्चर था, तो वी विल डिस्कस इन द टुमारो। ओके, so this is all for today।